हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिक ऑफ एग्जामिनेशन यूट्यूब चैनल। एमपीपीएससी प्रीलिम्स को अभी काफ़ी समय है, लगभग 3 महीने का समय हमें मिल गया है। तो मेरी अप्रोच ये है कि आप अभी से थोड़ा बहुत मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना चालू करें, और इसीलिए सबसे आसान टॉपिक लिया गया है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हर बच्चा लगभग 6-7 क्लास से पढ़ना चालू कर देता है। उसने स्कूलों वगैरह में भी इनके आंसर लिखे हैं, पढ़े हैं, तो यहीं से चालू करना काफ़ी आसान है। तो जैसा कि सिलेबस में लिखा हुआ है कि भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक इतिहास हड़प्पा से लेकर 10वीं शताब्दी तक। तो हमने हड़प्पा का जो है सामाजिक जीवन कैसा था, आर्थिक स्थितियां कैसी थी, धार्मिक विशेषताएं, नगर नियोजन, ये सब चीज़ों को पढ़ लिया है। आपको प्ले लिस्ट में देखने को मिल जाएगा। आज हम हड़प्पा का राजनीतिक जीवन पढ़ेंगे, या राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि राजनीति का मतलब क्या हो रहा है, या राजनीति व्यवस्था का मतलब क्या है। आप इसको साधारण शब्दों में ये समझें कि शासन किसके हाथ में था। जैसे आज के डेट में हम कहें कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, तो हम कहेंगे कि भारत में जो है लोकतंत्र प्रणाली को अपनाया गया है। तो क्या सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वहाँ पे लोकतंत्र था, या राजतंत्र था, या धार्मिक तंत्र था, या गणतंत्र रहा होगा, क्या था। दूसरा, हम ये कह सकते हैं कि यहाँ का जो शासक होगा जनता के द्वारा चुना जाता है, तो उस समय क्या शासक था वो जनता के द्वारा चुना जाता था या नहीं। फिर दूसरा, शासन करने के लिए कुछ संस्थाएं हैं, जैसे कि राज्यसभा, लोकसभा, और जिनका सुप्रीम हम कह सकते हैं, मतलब पार्लियामेंट सिस्टम है यहाँ पे, तो वहाँ पे क्या रहा होगा। इन सब आधारों पे हमें पढ़ना रहता है। तो चलिए ज़्यादा समय न व्यतीत करते हुए आगे बढ़ते हैं, और इस वीडियो के बारे में जो भी अपने सुझाव हैं, ये चीज़ें कैसी लग रही हैं, ये कमेंट में आप लोग बताया करिए। ठीक है, ये देखिए, हड़प्पा आज से 5000 पुरानी सभ्यता है। साक्ष्य जो है वो 36 खुदाई के माध्यम से मिले हैं। जो लिपि मिली हुई है उसको भी हम पढ़ने में असमर्थ हैं। अगर मैं कहता हूँ कि भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम, जिसको मैं प्रूफ करने के लिए भारत का संविधान दिखा सकता हूँ, तो हमें वहाँ पे तो कोई ऐसे साहित्यिक ग्रंथ वगैरह नहीं मिले कि हम बता पाएँ। बस वो कुछ जो औजार हैं, कुछ भवन हैं, कुछ मूर्तियाँ वगैरह हैं, उन्हीं के आधार पर हमें बताना है। तो जो इतिहासकार थे या पुरातत्वविद थे, उनकी सबकी अलग अलग राय है उपरोक्त साक्ष्य के आधार पे। ठीक है, तो आपको भी पहली लाइन तो यही करनी है कि हड़प्पा सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था में पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन अलग अलग विद्वानों या इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं जो निम्नलिखित हैं। और फिर आप यहाँ पे थोड़ा सा कह सकते हैं कि राजनीतिक संगठन के बारे में सिंधु घाटी क्षेत्र में कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले हुए हैं। जैसे कि अब राजभवन से चालू करते हैं। मान लीजिए एक बहुत बड़ी इमारत मिल गई है, ठीक है, तो राजभवन हम उसे नहीं कह सकते ना। अगर विशाल अन्नागार या विशाल स्नानागार मिल रहा है, या कुछ पूर्वी टीले में बड़े मकान मिल रहे हैं, उनको राजभवन की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। ठीक है, जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक अध्ययन किया जा सके, मतलब ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। किसी विशाल मंदिर और उसके प्रधान देवता की भी जानकारी नहीं मिलती, जिसके आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ पे प्रशासक वर्ग कोई पुरोहित रहा होगा। निश्चित हम ये कह सकते हैं धर्म वहाँ पे था, उनकी कोई धार्मिक विश्वास था, लेकिन वह व्यवस्था जो है वह इस आधार पे थी कि हम कहें कि वहाँ पे कोई पुरोहित वर्ग का शासन रहा होगा, ये कहना भी उचित नहीं है। अवशेष के रूप में जहाँ विशाल स्नानागार मिला है, उसी के समीप कुछ भवनों के अवशेष मिलते हैं। इससे कुछ लोगों के राजभवन की संज्ञा देते हैं, लेकिन यह विचार ठीक नहीं होगा। असल में इन भवनों में एकमात्र विशाल कमरे की जानकारी प्राप्त होती है, और एक विशाल कमरे के आधार पर इसे राजभवन कहना उचित प्रतीत नहीं होता है। इसके बावजूद इतना तो कहा जा सकता है कि इतना विशाल क्षेत्र किसी न किसी राजनीतिक घेरे के अंदर निश्चित रहा होगा। इस तर्क के पक्ष में यह प्रमाण दिया जा सकता है कि सारे क्षेत्र एक ही तरह माप तौल के प्रणाली से प्रचलित थे। मतलब आप ये देखिए, पूरी सभ्यता जो है इतने पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में फैली हुई थी। माप तौल प्रणाली लगभग एक ही थी। जैसे कि आज हम कहें भारत, आप कहीं पे भी जाइए, जो मापन की पद्धतियां हैं वह सेम हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं ना कि भारत एक है, या किसी एक ही वर्ग का यहाँ पे शासन है। ठीक। दूसरा,
भवनों के का निर्माण भी यहाँ लगभग एक ही तरह से होता था। यहाँ पाई गई मूर्तियों भी समरूपता पाई जाती है तथा लिपि का प्रचार भी एक ही तरह से था। मतलब कोई ना कोई सत्ता रही होगी, ठीक है। हम उस लिपि को पढ़ने में निश्चित तौर पर असमर्थ हैं, लेकिन एक रूपता होने के कारण हम किसी न किसी संघीय शासन के बारे में कह सकते हैं। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर ऐसा लगता है कि यहाँ कोई ना कोई एक शासन संगठन रहा होगा, या इसकी जगह आप ये संघीय शासन भी लिख सकते हैं। कोई ना कोई एक संघीय शासन रहा होगा, या एक नगर पालिका संगठन रहा होगा जो कि किसी न किसी राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत आता था। एक जो है इतिहासकार या पुरातात्विकविद हुए हैं व्हीलर ने उत्खनन के आधार पर वहाँ की शासन व्यवस्था को मध्यम वर्गीय जनतांत्रिक कहा है तथा वहाँ धर्म वर्ग की प्रमुखता को स्वीकार किया हुआ है। आप जितने भी मोहर या साक्ष्य के रूप में जो मूर्तियाँ वगैरह मिली हुई हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो है इसी ओर जोर दिया जाता है कि हाँ, कोई न कोई एक ऐसा वर्ग रहा होगा जो कि धार्मिक कर्मकांडों में विश्वास करता था, और हो सकता है सत्ता जो है उसी के हाथ में रही हो, ठीक है। दूसरा ये है कि सिंधु घाटी में जनतांत्रिक शासन प्रणाली प्रचलित थी। इसका अनुमान सिंधु में पाए जाने वाले विशाल स्नानागार से सटे भवनों के आधार पर किया जा सकता है। यहाँ की शासन की लगभग संवैधानिक राजा के हाथों में था या जनता का प्रतिनिधि के रूप में था। मतलब कोई एक व्यक्ति जरूर ऐसा रहा होगा जो कि वहाँ के लोगों के द्वारा चुन के वहाँ तक पहुँचता रहा होगा, शासन की बागडोर उसके हाथ में रही होगी, तभी तो भवनों में एक रूपता हुई, लिपि में एक रूपता हुई। और स्नानागार अगर बहुत बड़ा बना हुआ है तो सभी लोग वहाँ पे कहीं ना कहीं इकट्ठा होते रहे होंगे, और उन सभी व्यवस्थाओं को चलाने के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता जरूर रही होगी, या एक प्रकार के संगठन या शासन की व्यवस्था जरूर रही होगी। दूसरा, कुछ लोग अब आते हैं नगरीय सभ्यता बोलते हैं। तो जैसे कि जब अर्थव्यवस्था जो है अपने चरम पर पहुंचती है तो वहाँ पे कहीं न कहीं इनडायरेक्टली तौर पर जो शासन है वो अमीर वर्ग या व्यापारी वर्ग के पास पहुंच जाता है। जैसे कि आज वर्तमान में देखिए, किसी की भी सरकार रहे, बीजेपी की रहे, कांग्रेस की रहे, लेकिन वो सभी लोग जो हैं, जो हमारे यहाँ के उद्योगपति हैं, अडानी, अंबानी, बिरला, टाटा, इन्हीं सब लोगों से कनेक्ट रहते हैं। जो हमारी मौद्रिक नीतियाँ वगैरह बनती हैं, इनके द्वारा जो व्यवसाय किए जाते हैं उनको प्रभावित करती हैं, या उनके द्वारा जो व्यवसाय किया जाता है वो भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है कहीं ना कहीं। तो अगर हम बोल रहे हैं कि नगरीय सभ्यता थी, तो हो सकता है कि वहाँ पे जो शासन वर्ग है वो कोई न कोई व्यापारी वर्ग रहा होगा। यहाँ के उत्खनन से अस्त्रों के बारे में पता नहीं चलता था, हम कह सकते हैं राजतंत्र नहीं था। देखिए, भारत में जब जब राजतंत्र आया है, आप जो है 6वीं शताब्दी से लेकर आज़ादी तक देखिएगा, जिसने भी राज किया है तो राज करने के लिए उसके पास हथियार थे। आपने अशोक का नाम सुना होगा। जिस दिन उसने हथियार छोड़े तो एक तो उसका थोड़ा सा डर था कि चलो भले हथियार छोड़ दिया लेकिन किसी दिन उठा भी सकता है। वो एक डायलॉग है ना कि हथियार रखा है, चलाना नहीं भूला हूँ। तो अशोक तक तो मान लीजिए सत्ता का केंद्रीकरण था, लेकिन अशोक की मृत्यु के बाद जो इतना बड़ा मौर्य साम्राज्य था ना, वो भी विघटित हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने हथियारों को त्याग दिया था। मतलब हम ये कह सकते हैं, अगर राजतंत्र होगा तो हथियार भी होंगे, लेकिन हड़प्पा की खुदाई में किसी भी हथियार, हमें किसी भी प्रकार के हथियार नहीं मिले हुए हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं युद्ध भी नहीं होते रहे। तो युद्ध ज़्यादातर कौन करता है? अपने पड़ोसी की लड़ाइयों के युद्ध से मत समझिए कि हम लोग ऐसे गाली गलौज करके लड़ लेते हैं। युद्ध में हथियारों का प्रयोग होता है, और हथियार का प्रयोग होगा तो बनेंगे भी, बनते अगर तो खुदाई में मिलते भी, लेकिन किसी भी प्रकार के हथियार नहीं मिले हुए हैं। तो हम दो निष्कर्ष से पहुंच सकते हैं। पहला निष्कर्ष ये है कि किसी प्रकार के युद्ध नहीं होते थे, शांति प्रिय लोग थे, समता मूलक समाज था, ऊंच नीच का वो चीज़ें नहीं थी। और साथ में दूसरा यह भी कह सकते हैं कि वहाँ पे राजतंत्र भी नहीं था। लास्ट में कंक्लूजन लिख दीजिएगा। एक निश्चित तर्क या निश्चित बिंदु तक पहुँचने के लिए हमें अभी और भी अनुसंधान और खोजों की आवश्यकता है कि हड़प्पा कालीन राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। ठीक है। और मेरे ख्याल से जितना मैंने बकवास की है, जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अगर आपने उसको सुना होगा, और क्योंकि चीज़ें मैंने लिखी हैं, आप एग्जैक्ट कॉपी करिए। इतना बिल्कुल नहीं कह सकता कि 10 में 10 नंबर मिलेंगे, 7 से 8 नंबर निश्चित तौर पे आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, अब बात करते हैं कि हड़प्पा संस्कृति का उद्भव कैसे हुआ होगा, कैसे ये प्रारंभ हुई।
जैसे कि हम ये कहते हैं चलो जैन धर्म कैसे प्रारंभ हुआ, बौद्ध धर्म कैसे प्रारंभ हुआ, या वैदिक काल कैसे प्रारंभ हो गया, कहाँ से लोग आए, है ना। वैदिक काल के बारे में कहा जाता है कि हो सकता है कि ये ध्रुवीय क्षेत्र, यूरेशिया क्षेत्र, यूरोपीय क्षेत्र से हिंदू कुश पर्वत का जो खैबर दर्रा है उसको पार करके भारत के सप्त सैधव प्रदेश में बसे। लेकिन ये लोग कहाँ से आए, तो इसके बारे में क्या इतिहासकारों का मत है वह हम देखते हैं साथ में। वैसे तो जितने भी मनुष्य हैं वो उनका जो पहली मदरलैंड है वो अफ्रीका को माना गया है कि पहला जो मनुष्य कहीं पैदा हुआ होगा अफ्रीका, फिर अफ्रीका से धीरे धीरे अन्य जगहों पे ये लोग पहुँचे हैं। लेकिन अभी हम हड़प्पा के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला आप ये चीज़ जरूर रखें कि इसके उद्भव, ठीक है, लाइन क्या होनी चाहिए, इसके उद्भव के विषय में इतिहासकारों में एक मत नहीं है, फिर भी समय समय पर इतिहासकारों द्वारा कई सिद्धांतों का विवरण दिया गया जो कि निम्नलिखित है। अब थोड़ा सा ये अलग अलग, जैसे मैंने कहा ना, अलग अलग सिद्धांतों का विवरण दिया गया है। क्यों दिया गया है इसको समझिए। क्योंकि जो पुरातात्विक स्रोत वगैरह मिले हैं उनको पढ़ने में असमर्थता है, वो देख वगैरह के जो है ना वो निष्कर्ष निकाल रहे हैं। ऐसे समझिए कि अगर मान लीजिए आपको वर्तमान समय में जो कंप्यूटर है वो अचानक कुछ ऐसा हो कि ये जो अभी वर्तमान की सभ्यता है वो ख़त्म हो जाए और आज से हजारों वर्ष बाद उत्खनन किया जाए और कंप्यूटर मिल रहा है, ठीक है, और उसी के सामने एक व्यक्ति बैठा हुआ है, तो निष्कर्ष क्या क्या निकाला जा सकता है कि ये सामने जो है क्या देख रहा है, ये डिवाइस कौन सी है ना। अलग अलग मत प्रस्तुत किए जा सकते हैं कि टीवी देख रहा, हो सकता है टीवी होगी, कोई बोलेगा नहीं टीवी नहीं ये कैलकुलेटर है, कोई बोल सकता है कुछ नहीं शीशा है जिसमें चेहरा देखा जा रहा होगा, ठीक। तो पढ़ने में असमर्थ हैं तो देख कर अनुमान लगाते हैं कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। दूसरा, जो इसकी खुदाई भी हुई है तो वो क्षैतिज खुदाई हुई है। तो क्षैतिज खुदाई में एक प्रॉब्लम ये होती है कि जो सामग्रियां मिलती हैं ना वो भी काफ़ी हद तक नष्ट होती जाती हैं। साथ में ये जो सभ्यता मिली है अपनी विकसित अवस्था में मिली है, मतलब हम बोलते हैं नगरीय सभ्यता, तो जब चरम मतलब शुरुआत कहाँ से हुई होगी ये नहीं पता चल पा रहा है कि कैसे ये भवन बन रहे हैं, विकसित अवस्था में मिल रही है चीज़ें, ठीक है। जैसे आज के डेट में आप कंप्यूटर देख रहे होंगे और जो पहला कंप्यूटर 1950s के आसपास बना था उसमें ज़मीन और आसमान का अंतर, पहले बहुत बड़ा हुआ करता था, कैथोड रे ट्यूब लगती थी, अब एक माइक्रोचिप लग रही है। तो यही है कि अगर हम शुरुआत से देखें तो हम समझ सकते हैं कि ये कैसे बनी, लेकिन बनने के बाद देखें तो वो निष्कर्ष निकालना लगभग कठिन होता है। तो जो हम बात कर रहे थे कि उद्भव कैसे हुआ, इसमें कई सारे मत हैं। जैसे पहला मत है विदेशी प्रभाव का, दूसरा आर्यों की उत्पत्ति और तीसरा देसी सिद्धांत। विदेशी प्रभाव ये माना गया है मार्टिन चाइल्ड के हिसाब से कि ये सभ्यता जो है, क्योंकि मोसोपोटामिया नगरीय सभ्यता थी, ये भी नगरीय है, तो हो सकता है ये जो व्यक्ति हैं या जो लोग हैं मोसोपोटामिया सभ्यता के पतन के बाद या उसी के टाइम पे यहाँ पे बसे और धीरे धीरे इसकी जो है बनी। दूसरा आर्य उत्पत्ति ये कहा जाता है, बीबी लाल के द्वारा ये कहा गया है कि ये जो आर्य थे उन्हीं ने ही हड़प्पा सभ्यता का निर्माण किया हुआ है। लेकिन ये भी तर्क संगत नहीं है, क्योंकि आप ये देखिए, हम कहते हैं कि आर्यों के समय में 1000 ईसा पूर्व लोहे की खोज हुई थी और ये लोग पशुपालन में जो है अग्रणी हुआ करते थे। तो ये जो पशुचारक होगा वो एक नगरीय सभ्यता को कैसे जन्म दे सकता है, मतलब ये उल्टा तर्क हो जाता है, तो ये भी गलत है। दूसरा, फेयर सर्विस जो है उनके हिसाब से ये कहा जाता है कि यह एक देसी सिद्धांत है, जो ये सभ्यता है यहीं पे प्रारंभ हुई और यहीं पे खत्म हुई, यहीं के लोगों के द्वारा, जो यहाँ के मूल लोग हुआ करते थे, कहीं बाहर के नहीं थे, इन्हीं लोगों ने धीरे धीरे क्रमिक विकास किया और एक इतनी बड़ी सभ्यता को जो है जन्म दिया। क्योंकि कोई भी सभ्यता या संस्कृति एक दिन में ना पैदा होती है और ना एक दिन में ख़त्म हो रही है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं पतन के कारण। हमेशा लास्ट में एक लाइन जरूर लिखा करें कि एक निश्चित, इस जब ऐसे प्रश्न आए खासकर पतन के क्या कारण थे, उद्भव कैसे हुआ, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, तो ये कंक्लूजन रखें कि इसके लिए एक निश्चित तर्क या निश्चित बिंदु तक
पहुंचने के लिए अभी और अनुसंधान और खोजों की आवश्यकता हमें है। ठीक है, आगे पतन के कारण देख लेते हैं। तो पतन के कारण आसान है, प्री में ही पूछे जाते हैं, तो लेकिन ये लाइन जरूर लिखें कि प्रमुख इतिहासकारों के हिसाब से हड़प्पा सभ्यता के पतन के निम्न कारण हो सकते हैं। ठीक है, और इतिहासकारों का एक मत इसके लिए नहीं है। पहला, बाह्य आक्रमण। बाह्य आक्रमण सबसे ज़्यादा प्रचलित है कि एक जाति जो कि यूरेशिया या रूस के आसपास वाले क्षेत्रों में रहती थी या ध्रुवीय क्षेत्र में रहती थी, उन्होंने पूर्व की यात्रा करते हुए हिंदुकुश पर्वत को पार करके यहाँ जो हड़प्पाई लोग रहा करते थे, इन पे आक्रमण किया और उसको जो है नष्ट कर दिया। ठीक है, दूसरा ये है जलवायु परिवर्तन। ये कहना है ओरेलिस्टाइन और एएन घोष का कि अचानक जो है बहुत ज़्यादा ठंड या बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लग गई होगी, जिसके कारण जो है कृषि जो इनका मुख्य पेशा था उस पर परिवर्तन हुआ, खेती नहीं हुआ, धीरे धीरे जो है ये लोग भूख प्यास से मर गए, नष्ट हो गए या पलायित हो गए। एक कारण ये भी है, जो एक मूवी आई थी मोहनजोदाड़ो, उसमें बाढ़ कारण बताया गया था कि एक अचानक बहुत भयंकर बाढ़ आई और सब लोग जो है ना उस बाढ़ में बह गए और निपट गए। भूगर्भिक परिवर्तन की भूकंप वगैरह आ गया होगा, ये हुए। और साथ में ये 4 पॉइंट लिखें। बोलना जो है उसमें बहुत कम समय लगता है, लेकिन लिखने में आपके अगर 2-2-3 आप शब्द भी लिखेंगे ना तो ये 200 नंबर का 200 शब्द हो जाएंगे बड़े आराम से। फिर एक लास्ट में कंक्लूज़न ऐसा कुछ जरूर लिखें, 2 कंक्लूड कर सकते हैं। ये कंक्लूज़न रहेगा आपका 10 नंबर के लिए और ये कंक्लूज़न रहेगा नीचे वाला है आपका 7 नंबर वाले प्रश्न के लिए, या फिर आपके ऊपर है। जैसा किसी सभ्यता का पतन अचानक नहीं होता है, बल्कि यह एक दीर्घकालीन प्रक्रिया का परिणाम है। इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता एक दीर्घकालीन प्रक्रिया का परिणाम है, अर्थात हम कह सकते हैं कि इसके वास्तविक कारणों को जानने के लिए और अधिक अनुसंधान और खोज की आवश्यकता रहेगी। अब आप बोलेंगे सर एक ही निष्कर्ष सभी में चिपका रहे हो, तो भाई साहब एक ही प्रश्न आएगा, सारे प्रश्न नहीं पूछ देगा इसी टॉपिक से। ठीक है, तो आप ऐसे जो है ना अपने कंक्लूज़न जो है बना लिया करें। दूसरा, छोटा सा लिखना हो तो हम ये कह सकते हैं कि अर्थात इसके पतन का सिर्फ एक कारण था, या इसका पतन सिर्फ एक कारण का परिणाम है, यह कहना उचित नहीं रहेगा। फिर कुछ जो खोजकर्ता थे, जैसे कि चूहंदड़ों की खोज एमजी मजुमदार के द्वारा, रंगपुर की खोज जो है आरएस राव के द्वारा, रोपड़ की खोज यज्ञदत्त शर्मा, कालीबंगा अमलाचंद्र घोष, लोथल आरएस राव। ठीक है, हरियाणा में बनवाली है जिसकी खोज रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा की गई, सरस्वती नदी के तट पर रहेगा। और गुजरात में धौलावीरा है, ठीक है, जो कि मनहर नदी के तट पर है। यहाँ पे नहीं आ पाया हुआ, मतलब लिखा तो मैं था लेकिन फ़ोटो नहीं आ पाई। तो मेरे ख्याल से 3 वीडियो के माध्यम से मैंने हड़प्पा सभ्यता मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता दिया है। PDF मेरे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि सबसे अच्छा मैंने ही आपको आंसर राइटिंग के बारे में बताया, लेकिन हाँ, इतना भी अगर आपने कर लिया तो मोर देन 50% स्कोर आप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और सुझाव ज़रूर दीजिएगा। अच्छा नहीं लग रहा है तो ही बताइए, बहुत अच्छा लग रहा है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। अगले वीडियो हम लोग वैदिक संस्कृति को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय।